नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 80C के बारे में कि सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में किस किस मद में कितनी छूट प्राप्त की जा सकती है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80C क्या है। सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत टैक्स छूट संबंधी एक नियम है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति हर साल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश और खर्चों पर टैक्स में छूट ले सकता है। यानी कि आप अपनी कुल वार्षिक आमदनी में से 1.5 लाख रुपए की आमदनी को टैक्स डिडक्शन के रूप में काट कर बाहर कर सकते हैं और शेष आमदनी पर उस वित्तीय वर्ष के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना की जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए है और आपने धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट के लिए क्लेम किया है, तो आपकी टैक्सेबल इनकम इसमें से 1.5 लाख माइनस करने के बाद 8.5 लाख रुपए बनेगी और इस पर जो भी टैक्स दे होगा उतना टैक्स आपको भुगतान करना होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन 80C में कौन छूट ले सकता है और कौन छूट नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स छूट कौन कौन ले सकता है। सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट सिर्फ 2 तरह के करदाताओं के लिए लागू है। एक व्यक्तिगत श्रेणी के करदाता इंडिविजुअल्स और दूसरे हिंदू अविभाजित परिवार मीन्स HUF के करदाता। अब सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट किसे नहीं मिल सकती है, तो इसमें आती हैं कंपनियां, साझेदारी फर्म या और कोई कॉरपोरेट संस्थान। इन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट लेने की अनुमति नहीं है। आगे हम देख लेते हैं कि सेक्शन 80C में अब वो कौन कौन सी सेविंग्स हैं या कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो सेक्शन 80C के अंतर्गत आते हैं और उन पर हम इनकम टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो सेविंग्स में से ही एक नाम आ जाता है कर्मचारी भविष्य निधि, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड EPF। इसमें प्राइवेट कर्मचारियों का जो PF फंड में पैसा कटता है उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। किसी एक साल में 1.5 लाख रुपए तक के EPF पर यह टैक्स छूट मिलती है। EPF फंड में कर्मचारी के मूल वेतन का 12% कटता है और इतना ही हिस्सा कंपनी की ओर से भी जमा किया जाता है। इसमें सिर्फ कर्मचारी के हिस्से वाली जमा पर ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है। यहाँ पर कंपनी की ओर से जमा होने वाला पैसा भी टैक्स फ्री होता है, लेकिन उस हिस्से पर टैक्स छूट सेक्शन 80C के तहत न मिलकर उससे अलग सेक्शन है, सेक्शन 10(11) और सेक्शन 10(12), इसके तहत छूट मिलती है। EPF के रिटर्न पर टैक्स। EPF की ब्याज दर टैक्स फ्री होती है, लेकिन अगर आप EPF रजिस्टर्ड कंपनी में काम करना छोड़ दें तो इस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। यदि आप 5 साल से पहले EPF अकाउंट से पैसा निकाल लें तो आपके EPF में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है PPF अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भारत सरकार द्वारा संचालित बचत के लिए एक योजना है जो निर्धारित ब्याज दर पर कार्य करती है। इसमें आप बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के द्वारा निवेश कर सकते हैं। यह योजना 15 साल के लिए होती है। PPF अकाउंट में जमा पैसों पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। किसी एक साल के दौरान PPF अकाउंट में जमा 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट ली जा सकती है। इसमें हर साल कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकते हैं। अगर आप किसी साल 500 रुपए से कम जमा करते हैं या जमा ही नहीं कर पाते हैं तो आपका अकाउंट डिफॉल्ट अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा। यदि आपका पहले से EPF अकाउंट में पैसा कटता है फिर भी आप अलग से PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं और दोनों में टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में भी कुल मिलाकर के 1.5 लाख रुपए तक की छूट के लिए ही क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 80C की जो लिमिट है वो 1.5 लाख की ही है। तो सेक्शन 80C के अंतर्गत जितनी भी मदें हैं, जितनी भी सेविंग्स हैं या जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कुल मिलाकर के 1.5 लाख से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। चाहे आपने किसी एक मद में 1.5 लाख खर्च कर दिया हो या अलग अलग कई मद में आपने खर्च किए हों, तो उन सबको मिलाकर के 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर बनेगा तब भी आपको छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी।
नेक्स्ट है एनएससी, राष्ट्रीय बचत पत्र। एनएससी या राष्ट्रीय बचत पत्र भी भारत सरकार की लघु बचत योजना है, जिसमें हर साल एनएससी में जमा की गई 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है। रुपए 1000 से लेकर इसके ऊपर कितनी भी रकम के लिए भुगतान करके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं। 5 साल बाद आपकी जमा रकम और ब्याज सहित पैसा वापस मिल जाता है और इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में इसका अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगला है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को जन्म से लेकर 10 साल से कम उम्र तक की लड़की के माता पिता द्वारा अपनी बेटी के विवाह या उसकी शिक्षा के लिए बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में खाता खोलकर शुरू किया जा सकता है। हर साल कम से कम 250 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1,50,000 रुपये तक सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा किए जा सकते हैं। यह योजना 21 वर्ष के लिए होती है। खाता खुलवाने के शुरुआती 15 वर्षों तक इसमें पैसा जमा करना पड़ता है तथा अगले 6 वर्ष तक कुछ भी आपको जमा नहीं करना है। 21 साल पूरे होने पर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाता है और इसके बाद पूरा पैसा जमा और ब्याज सहित लड़की को वापस मिल जाता है। इसमें पैसा जमा करने का काम माता पिता करते हैं, लेकिन पैसा निकालने का काम सिर्फ लड़की ही कर सकती है। अब यहाँ पर लड़की की आयु 18 वर्ष हो जाने पर अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपनी शादी के लिए 21 वर्ष पूरे होने से पहले भी वह 50% रुपया खाते से निकाल सकती है। 21 साल के बाद में पूरा पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर 21 वर्ष से पहले लड़की चाहे तो 18 वर्ष पूरे हो जाने पर वो 50% पैसा खाते से निकाल सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जो पैसा आप यानी अभिभावक जमा करते हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है। हर साल 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर यह टैक्स छूट मिल सकती है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, SCSS, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए सरकार द्वारा बचत के लिए बनाई गई ये एक योजना है जो 5 साल तक के लिए होती है, लेकिन सिर्फ एक बार इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब 5 साल के बाद अगर आप चाहें कि इसे और चलाना चाहते हैं तो 3 साल के लिए इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप इसे नहीं बढ़ा सकते। सीनियर सिटीजन अकाउंट में हर साल 1.5 लाख रुपए की जमा पर टैक्स छूट ली जा सकती है। 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। सरकारी नौकरी से रिटायर होने वाले सिविल कर्मचारी 55 साल की उम्र के बाद भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं। इसी प्रकार रक्षा कर्मचारी रिटायर होने पर 50 साल की उम्र पूरी होने पर भी अकाउंट खोल सकते हैं, जिसमें कम से कम 1000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। खाता खुलने के बाद अकाउंट की मैच्योरिटी तक यानी 5 साल तक हर 3 महीने पर आपको एक निश्चित रकम मिलती रहती है, जो कि आपकी ओर से जमा किए गए पैसे के ब्याज के रूप में होती है और 5 साल बाद पूरी रकम भी आपको वापस मिल जाती है। नेक्स्ट है बैंकों की टैक्स सेविंग FD, टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ज़्यादातर बड़े बैंक एवं पोस्ट ऑफिस 5 वर्ष के लिए किए गए टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने की सुविधा देते हैं। इसमें कम से कम 5 साल तक पैसा जमा रखना अनिवार्य है और इसीलिए इसे मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाला जा सकता। किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही जमा किए जा सकते हैं, जिसमें किसी वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपए तक की जमा पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। टैक्स सेविंग FD अकाउंट सामान्य फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से अलग होता है। सामान्य फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप 1 हफ्ते से लेकर 10 साल तक के लिए पैसा जमा कर सकते हैं तथा इसमें आपको अधिकतम जमा की भी कोई सीमा नहीं होती है, जबकि टैक्स सेविंग FD में जमा करने की अवधि और अधिकतम जमा संबंधी प्रतिबंध होते हैं। बैंक में आपको यह अकाउंट खुलवाने के लिए विशेष रूप से बताना होता है कि आप टैक्स सेविंग FD अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अगला है राष्ट्रीय पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम NPS। इसमें ऐसे लोग जो कि पहले से किसी पेंशन सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि NPS
चालू कर रखी है। 18 से 60 वर्ष के बीच की उम्र का कोई भी व्यक्ति इस योजना को अपना सकता है। नेशनल पेंशन स्कीम से कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी की 60% रकम को निकाल सकते हैं। वहीं बाकी के बचे हुए 40% फंड से एन्युटी खरीदी जाती हैं और इस एन्युटी से प्राप्त रिटर्न को ही हम पेंशन कहते हैं। यही हमको पेंशन के रूप में प्राप्त होता रहता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 80C के ही सब सेक्शन 80CCD के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस पर टैक्स डिडक्शन का प्रावधान किया गया है। एनपीएस छूट धारा 80CCD1 का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता इसके 10% पर कर कटौती का दावा कर सकता है जो कि कर्मचारी के प्रैन अकाउंट में जमा हुए हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी है अगर उसने एनपीएस की स्कीम ले रखी है तो उसका एक प्रैन अकाउंट होता है और उस अकाउंट में हर महीने जब उसे सैलरी का भुगतान किया जाता है तब उस सैलरी से बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता इनका जो योग बनेगा उसका 10% इतना हिस्सा सैलरी भुगतान के समय उसकी सैलरी से काट कर इस प्रैन अकाउंट में जमा किया जाता है और इस तरीके से जमा हुए अमाउंट के लिए ही कर्मचारी सेक्शन 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स में छूट पाने के लिए क्लेम कर सकता है और ये छूट 1.5 लाख रुपए तक की हो सकती है। इसके साथ ही सेक्शन 80CCD1B सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्तियों और कर्मचारियों को एक अतिरिक्त कर कटौती का दावा करने का अधिकार देती है जो कि सेक्शन 80CCD1 के अलावा 50,000 रुपए है। मतलब आप सेक्शन 80CCD1 में 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हैं और इसके अलावा आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आप 50,000 रुपए और क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत। इस प्रकार व्यक्ति कर कटौती में कुल 2 लाख रुपए का दावा कर सकते हैं जिसमें धारा 80CCD1 के तहत 1.5 लाख रुपए और धारा 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए। तो ये कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए बन जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एनपीएस का एक इतना बेनिफिट कर्मचारी को मिल जाता है कि जो 1.5 लाख रुपए की छूट मिल रही थी 80C के तहत सब सेक्शन 80CCD1 में तो उसे सेक्शन 80CCD1B के माध्यम से एक्सटेंड किया जा सकता है। उस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए की छूट प्राप्त की जा सकती है। आगे एनपीएस के अंतर्गत जब कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है जो कि वर्तमान समय में 14% है तो सेक्शन 80CCD2 ये प्रभावी होता है और इस छूट के लिए भी कर्मचारी दावा कर सकता है। इसके बाद अगला है बीमा कंपनी की पेंशन योजना सेक्शन 80CCC जो कि सेक्शन 80C से ही संबंधित है। तो यहाँ पर अगर आप बीमा कंपनियों के पेंशन प्लान में निवेश करते हैं तो आप इस रकम में से 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स का लाभ ले सकते हैं। यदि आप मैच्योरिटी से पहले पेंशन योजना को सरेंडर कर देते हैं तो उससे मिलने वाली रकम को उस साल की आमदनी माना जाएगा और आपको उस पर टैक्स चुकाना होगा। यह ध्यान रखें कि सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCC के तहत कुल मिलाकर टैक्स बेनिफिट के लिए कुल रकम 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। तो अभी जो हम बात कर रहे थे सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD1, सेक्शन 80CCD1B, अगर इन मदों में से किसी में भी या इन सभी में आपने कुछ इन्वेस्ट किया है या कुछ एक्सपेंसेस आपने किए हैं तो वो 1.5 लाख से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। इनमें छूट सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक की ही अधिकतम ली जा सकती है। नेक्स्ट है ELSS म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके माध्यम से शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इनका लॉक इन पीरियड यानी कि निवेश की अवधि कम से कम 3 साल होती है। इनसे मिलने वाला लाभ लॉन्ग टर्म कैपिटल की कैटेगरी में आता है, इसीलिए इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम लागू होते हैं। इन पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है यानी कि 1 साल के दौरान 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है। अगला है सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड। सरकार से मान्यता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। किसी एक वित्त वर्ष के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20,000 रुपए तक के निवेश पर यह टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड्स में 10 से 15 साल के लिए निवेश किया जाता है तो 1 लाख रुपए या इससे अधिक
रकम पर भी टैक्स छूट मिल सकती है। इन बॉन्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां जारी करती हैं, जैसे कि पीएफसी, आईएफसीआई लिमिटेड, एलएनटी, एलआईसी, आईआईएफसी, आईडीएफसी वगैरह। इनके बॉन्ड्स को टैक्स छूट के लिए सरकार से मंजूरी मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के जरिए ये कंपनियां बुनियादी क्षेत्र के निर्माण पूरे करती हैं, जैसे कि सड़कें, पावर प्लांट, हवाई अड्डे, बंदरगाह वगैरह का निर्माण। अगला है होम लोन का मूलधन, प्रिंसिपल्स ऑफ होम लोन्स। अगर आपने बैंक या किसी फाइनेंसिंग कंपनी से होम लोन लिया है तो उसकी किस्त पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ली जा सकती है। होम लोन की किस्त में जो मूलधन वाला हिस्सा, प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द EMI होता है, उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के मूलधन पर टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन इस टैक्स छूट को पाने के लिए आपको एक शर्त का भी पालन करना होगा। शर्त यह है कि जिस होम लोन पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट ले रहे हैं, उस मकान को 5 साल के पहले बेच नहीं सकते। अगर आप 5 साल के पहले उस घर को बेच देते हैं तो आपकी टैक्स छूट वापस ले ली जाएगी। जितनी रकम पर टैक्स छूट आपको मिली थी उतनी रकम चालू वर्ष के दौरान आपकी आमदनी में जोड़कर टैक्स की गणना की जाएगी। तो जब आप किसी बैंक या फाइनेंसिंग कंपनी से होम लोन लेते हैं तो उस होम लोन को चुकाते समय जो किस्त भुगतान की जाती है, उस किस्त में 2 चीजें होती हैं, मूलधन होता है और ब्याज होता है। तो यहाँ पर मूलधन वाली जो छूट है वो हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। इसके अलावा ब्याज पर भी छूट मिलती है, लेकिन वो अलग सेक्शन में चली जाएगी। यहाँ होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट मिलती है, लेकिन उसके लिए सेक्शन 80C से अलग नियम है, उसका अलग ही सेक्शन है। नेक्स्ट है स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस पर खर्च। किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी, मकान, प्लॉट वगैरह खरीदते समय ये खर्च हमारे द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस या प्रॉपर्टी ट्रांसफर से संबंधित किसी भी अन्य शुल्क के संबंध में किए गए किसी भी खर्च को धारा 80C की कुल 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि ऐसे खर्चों पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट सिर्फ उसी वित्तीय वर्ष के लिए ली जा सकती है जिस साल के भीतर आपने इनके लिए भुगतान किया होता है। आप जिस साल किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस जैसे खर्चे करते हैं तो उस वित्तीय वर्ष में ही आपको ये खर्चे दिखा करके इनकी छूट प्राप्त करनी होती है। इसके बाद आप इनके लिए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। जीवन बीमा पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उस पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1.5 लाख तक के प्रीमियम भुगतान पर टैक्स छूट ली जा सकती है। खुद के लिए, अपने पति या पत्नी के लिए और आश्रित बच्चों के लिए खरीदी गई जीवन बीमा पॉलिसियों पर यह टैक्स छूट मिलती है। HUF के मामले में यह टैक्स छूट HUF के किसी भी मेंबर के लिए ली गई बीमा पॉलिसी पर ली जा सकती है। इस टैक्स छूट के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि बीमा के रूप में मिल सकने वाली कुल रकम मींस सम एश्योर्ड का 10% ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर किसी बीमा पॉलिसी की प्रीमियम उसके सम एश्योर्ड के 10% से अधिक है तो अतिरिक्त रकम को सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बच्चों की फीस में ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस पेड फॉर योर चाइल्ड्स एजुकेशन। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अनुसार माता पिता अपने बच्चों के लिए ट्यूशन या शिक्षा शुल्क प्रदान करते हैं। उनके पास कर कटौती का प्रावधान है। प्रत्येक करदाता धारा 80C के प्रावधानों के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कर कटौती का लाभ उठा सकता है। करदाता अपने 2 बच्चों के लिए लाभ का दावा कर सकते हैं और शिक्षण शुल्क कर छूट में आपके बच्चे की स्नातक की डिग्री, पंजीकरण शुल्क, शिक्षण, परीक्षा और पर्यवेक्षण शामिल हैं। ध्यान रखें कि यह टैक्स छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के रूप में हुए भुगतान पर मिलती है। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फुल टाइम कोर्स की पढ़ाई पर यह टैक्स छूट मिल सकती है। आयकर रिटर्न में छूट शिक्षण शुल्क, अध्ययन उपकरण, लैपटॉप, पुस्तकालय सदस्यता आदि का वित्त पोषण करता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना सेक्शन 80C के बारे में।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।